नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, ये जो आज की वीडियो होने वाली है, इसमें 20 प्रश्न होंगे व्याकरण के, जो आपके आगामी परीक्षा, चाहे वो आपका उत्तराखंड पुलिस हो या फिर उत्तराखंड के प्रवक्ता का एग्ज़ाम हो, तो दोस्तों ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। इसमें सिर्फ 20 प्रश्न हैं, लेकिन ये 20 प्रश्न आपको आपके सारे व्याकरण के चैप्टर से रूबरू कराएगी, क्योंकि ये 20 के 20 प्रश्न अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं, जिसमें आपका एक ही वीडियो में सारे चैप्टरों का क्या होगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं वीडियो की तरफ, प्रश्नों की तरफ। और यकीनन अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करेंगे प्यार सा कमेंट। अगर आपका मन करे तो कर देना लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब, और ना करे तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेना, संज्ञा किसी नाम, वस्तु, स्थान को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं और लेखन के आधार पर जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो ये बोल रहा, जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं, आभूषण। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? गुण दोष। तो दोस्तों, पशु पक्षी किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। दिशाएं भी सारी जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। आभूषण भी सारे जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, आभूषण बोल रहा है, ना कि इसने सोना चांदी बोला। सोना, या फिर मैं बोल दूं गलोबंद बोल दूं, या फिर मांग टीका बोल दूं, तो फिर ये अलग चीज़ में चले जाएंगे, ठीक है। आभूषण अलग में जाएगा, जैसे पशु पक्षी, ये भी सब जातिवाचक। दिशा, अगर मैं दिशा का नाम ले लूँ, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, लेकिन दिशा क्या है? वो अपनी जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन 20 का राइट आंसर था। अब दूसरा प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, पानी में बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। वाक्य में समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक मतलब जिसने इस वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा है, कौन सा है? देखो, पानी में बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। तो क्या है? थोड़ी, धीरे धीरे, ताकि, जल्दी। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल चुका होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ताकि इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या तीसरी आ रही है दोस्तों। तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है? वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए। अगर ये स्वतः की बात करता तो स्वतः कौन सा हो जाता है दोस्तों? निजवाचक हो जाता। ये दिख रहा है निजवाचक, लेकिन ये पहले वाले की बात कर रहा है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह क्या है? तो सर्वनाम का पुरुषवाचक का भेद है। पुरुषवाचक के अंतर्गत कितनी कैटेगरी आती है? याद रखना, 3 आती है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निजवाचक में जब वक्ता अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग करता है जो शब्द, उसको निजवाचक कहते हैं। संबंध से संबंध मिलता है पहले वाक्य का, जैसे को तैसा, मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उस तरीके से, जैसा और वैसा, ठीक है। और निश्चयवाचक में जब जिस वाक्य में कोई और कुछ आ जाए तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, याद रखना, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? याद रखना, 6 भेद होते हैं। और हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 11 है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34 आ रही है। अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा, काल, अवधवासी और अंधा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधि, अवध की भाषा, ठीक है। आपने देखा होगा, जायसी का नाम सुना होगा, जायसी, ठीक है। जायसी, जायसी की भाषा को अवधि का अर्घान बोलते थे, याद रखना। 5वां सवाल आ रहा है हमारा, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका संबंध कर्म से ना होकर कर्ता पे पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बोला है कि कौन सी ऐसी क्रिया जिसमें अकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, बालक पतंग उड़ा रहा था, 2 छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, क्या उड़ा रहा है? उड़ाना, उड़ाना क्रिया ना, उड़ाना। क्या उड़ा रहा है? वह पतंग उड़ा रहा है। तो कर्म क्या हो गया? पतंग हो गया। तो जिस क्रिया में या जिस वाक्य में हमें कर्म मिल जाए तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में हमें क्रिया ना मिले, कर्म ना मिले, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। मतलब क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया, और क्रिया का फल कर्म में ना पड़कर कर्ता पे पड़े तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है दोस्तों।
अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है हमारी 6ठी। क्या बोल रहा है? मैं अपना सिर खुजलाता हूँ। इस वाक्य में है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, सभी लोग बताएंगे। तो सकर्मक क्रिया। बोल रहा मैं खुजलाता हूँ, क्या खुजला रहा है? सर। तो हमें मिल गया ना। देखो क्रिया के आगे क्या लगाने से अगर तुम्हें कोई उत्तर मिलता है तो समझ लेना वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट, मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, किसी ने बाहर बुला लिया था कोई काम से। तो हम स्टार्ट करते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है? पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अत्यधिक लाभ लेना। पौ 12 होने का मतलब क्या होता है? अत्यधिक लाभ लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आ रहा है धैर्य का तद्भव रूप है धीरज, स्वप्न, श्रावण और शून्य। तो दोस्तों ये तो देखते ही आप पकड़ लेंगे कि धैर्य का क्या हो सकता है? तद्भव रूप धीरज। देखो दोस्तों, तत्सम, तत्सम और एक होता है तद्भव। ठीक है दोस्तों, तत्सम होता है तत् मतलब देखो 2 शब्द से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम मतलब समान, मतलब जो शब्द जैसे पूर्व काल में बोला जाता था, लिखा जाता था, आज भी हम उसको उसी रूप में देखते हैं, उसको बोलते हैं तत् सम, उसी के समान। और तद मतलब तद, और भव मतलब बना, तद्भव उससे बना। मतलब तद्भव जो शब्द है, जो तद्भव शब्द है, जो धीरज है, ये किससे बना दोस्तों? धैर्य से बना। तो धैर्य तत्सम था और धैर्य से धीरज बन गया, तो धीरज हो गया तद्भव। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे को। 9वां प्रश्न आ रहा है। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है? देखो, त्रुटि वाले वाक्य को समझाइए। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? कोई त्रुटि नहीं। क्यों? मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी थी, तो ये बिल्कुल सही था। और त्रुटि वाला वाक्य क्या है? कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, अब अगला शब्द आ रहा है, 10वां सवाल आ रहा है। क्या बोला 10वां? देशज शब्द है। क्या बोला दोस्तों? देशज है। जिंदगी, सांप, लोटा, डॉक्टर। तो दोस्तों आप सभी को पता हो सकता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब एक चीज़ समझ के चलना, जो सांप है वो तो सर्प का तद्भव हो गया ना। डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। हाँ, अब पढ़ते हैं आगे को। और देशज शब्द क्या होते हैं? देशज। देखो 2 शब्द, दे प्लस सौ, देशज। देश, जो मतलब जन्म, ऐसा शब्द जिसका जन्म कहाँ हुआ है? अपने ही देश में हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? देशज शब्द कहते हैं। अगला सवाल आ रहा है हमारा 11वां। 11वां सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द अज से समृद्ध नहीं है? समृद्ध नहीं है। ब्रह्मा, कमल, दशरथ के पिता का नाम और बकरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब कई लोग ना बकरा बकरी भी सोच सके, इसको बकरा भी कर सकते थे करके, यार बकरी हमने पढ़ा था। लेकिन याद रखना, बकरा भी होता है, अज मतलब ब्रह्मा भी होता है, शिव भी होता है, मेष राशि भी होती है, दशरथ के पिता का नाम भी होता है, कामदेव भी है, विष्णु भी है। ठीक है, उन सब के लिए क्या होता है? अज। जिसका, और अज के लिए एक शब्द और आ रहा है। देखो क्या बोल रहा है अज के लिए दोस्तों, इसे जरा ध्यान देना। 11वां प्रश्न था ना हमारा। तो अज के लिए हम क्या बोल सकते हैं? जिसका जन्म ना हो उसे बोलते हैं अज, अजन्म या अज। 12वां सवाल आ रहा है हमारा, किसमें सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धितांत प्रत्यय हैं? अब तद्धितांत प्रत्यय क्या होता है? याद रखो प्रत्यय क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लगते हैं, ये सभी को पता है। साथ में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्य, एक होता है तद्धित। याद रखना, कृत प्रत्यय धातु के पीछे लगते हैं या फिर क्रिया के पीछे लगते हैं। ठीक है, धातु और क्रिया के पीछे लगे प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जो पीछे लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
ठीक है। अगला तद्धित प्रत्यय है। प्रिया वारी हथौड़ी, देवरानी लेखिका सेठानी, ननद शेरनी जलज, सेठानी मोरनी खटोला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? देवरानी संज्ञा, लेखक संज्ञा, सेठ और सेठानी भी संज्ञा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला आ रहा है 13वां प्रश्न आ रहा है। अविकारी अव्यय शब्द हैं। अविकारी मतलब ऐसे शब्द जो लिंग वचन, चलो इसमें बोल रहे हैं ना, लिंग वचन पुरुष कारक से अपरिवर्तनशील होते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो मुख्य और वाक्य को जोड़ते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण के घटित होने के समय व्यक्त करते हैं, या ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण के घटित होने का समय व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मैं इसको ऐसे ही बताने लग गया था अभी। लिंग वचन पुरुष कारक से अपरिवर्तनशील होते हैं, मतलब उन पर लिंग वचन कारक का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखो मैं तुमसे बोलता हूँ परंतु, अब परंतु अगर हम लड़के के लिए यूज़ करेंगे तो भी परंतु, लड़की के लिए प्रयोग करेंगे तो भी परंतु, मतलब लिंग परिवर्तन हुआ तो भी नहीं हुआ। अब देखो अगर मैं इसको उसके आधार पर बोलूँ, वचन के आधार पर बोलूँ, एक वचन भी के लिए भी हम परंतु का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के लिए भी हम परंतु का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, परंतु हो गया, बिना हो गया, पर हो गया, आदि हो गया, अचानक हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? अविकारी शब्द हैं। 14वां सवाल आ रहा है हमारा। योग रूढ़ शब्द से तात्पर्य है। अब देखो दोस्तों, शब्द रचना जब हम पढ़ते हैं शब्द रचना, तो शब्द रचना 4 प्रकार से होती है, याद रखना। उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर बात करते हैं, रचना के आधार पर, तो शब्द 3 प्रकार से बनते हैं। एक बनता है योग रूढ़, एक होता है योग रूढ़, एक होता है रूढ़ और एक होता है यौगिक। ठीक है दोस्तों, यौगिक में होता है 2 शब्द मिलते हैं और योग रूढ़ में भी 2 शब्द मिलते हैं और नए शब्द बनते हैं। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे योग रूढ़ को और यौगिक को कैसे अंतर करेंगे, अभी हम बताते हैं आपको। विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों में प्रचलित हैं, विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं, क्षेत्रीय लोगों द्वारा प्रचलित शब्द हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 14 का ए, विशिष्ट अर्थ में प्रचलित। ठीक है, अब देखो कैसे विशिष्ट अर्थ में प्रचलित के लिए बोल रहा है। जैसे कि हमने बोला 10 प्लस आनन, हम बना दशानन, 2 शब्द मिले दशानन बना। लेकिन दशानन का अर्थ क्या होता है? दशानन को हम किस रूप में देखते हैं? रावण के रूप में। तो देखो विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हुआ ना, देखो दशानन बोलते हमें किसके याद आई? रावण की। तो ये विशिष्ट अर्थ हो गया। और इसको ऐसे याद रख सकते हैं, योग रूढ़ जो भी शब्द होगा ना, वो याद रखना बहुवीरी का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा दोस्तों? बहुवीरी का। अब 2 शब्द मिलकर योग रूढ़ बन रहे हैं और 2 शब्द मिलकर ही यौगिक बन रहे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे ये यौगिक है, ये योग रूढ़ है? याद रखना, 2 शब्द मिल रहे हो और बहुवीरी का उदाहरण ना बन रहा हो तो वहाँ पे यौगिक होगा, याद रखना हमेशा। 15 सवाल आ रहा। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। शंख, मेघ, चंद्रमा, कपूर। तो दोस्तों अब्ज का क्या अर्थ नहीं होता, ये इस प्रश्न के अनुसार पूछा जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर है मेघ। मतलब अब्ज को हम शंख भी बोलते हैं, अब्ज को हम चंद्रमा भी बोलते हैं और अब्ज को हम कपूर भी बोलते हैं। दोस्तों इस चीज़ को जरा सा याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कपूर, धनवंतरी, करोड़, करोड़ के लिए भी यूज़ होता है ये। आगे आ रहा है 16वां सवाल। अपने अतिरिक्त किसी से मतलब न रखना के लिए उपयुक्त कहावत है। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, आगे नाथ ना पीछे पगहा, ना उधो का लेना ना माधव का देना, को नृप को हो हमें का हानि, को नृप हो हमें का हानि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 16 का ऑप्शन ए, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। 17वां प्रश्न है। हाथ पैर बचाकर काम करो। वाक्य में शब्द शक्ति है। लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, स्वरूप लक्षणा और साध्य वसाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, उपादान लक्षणा। 18वां सवाल आ रहा है। कोष्टक के अंदर चिन्ह दिया हुआ है, देखो ये और ये और ये। ठीक है,
कोष्टक में दिया गया चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, विवरण चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न आया है ये, क्योंकि कईयों को निर्देशन और इसमें विवरण में डाउट हो रहा होगा, तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना जो विवरण होता है ना, विवरण निर्देशन चिन्ह ये होता है। लाघव चिन्ह देखो ये होता है जो डॉक्टर के पीछे लिखा होता है ना, ऐसे डॉक्टर, ये लाघव चिन्ह। और योजक चिन्ह क्या होता है? ये होता है जैसे सुख दुख, सुख दुख में छोटा सा लगा होता है ना, उसे बोलता है योजक चिन्ह। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न बोल रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक में याद रखना 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। संबंध पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया गलती से, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। व्यंजन संधि है लघुत्तर, नमस्ते, संतोष और माहोज। अब बताएंगे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। व्यंजन संधि है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर चले जाएगा ऑप्शन सी। क्यों चले जाएगा? सम प्लस तोष। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लघुत्तर में आपका स्वर संधि है, विसर्ग संधि है और स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो, इसमें स्वर संधि थी, इसमें स्वर संधि है, महोज में स्वर संधि है, नमस्ते में विसर्ग संधि है, संतोष में क्या है? अपनी व्यंजन संधि है। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और एक कहाँ लास्ट बात और कमेंट भी कर दो, और उत्तराखंड की जो भी पुलिस की तैयारी कर रहा है मेरे भाई और मेरी बहनें, वो सब लोग लग जाओ टाइम से। 2000 वैकेंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इतने जल्दी दोबारा पोस्ट आती नहीं है, और ये जो आई है इसके बाद काफ़ी लंबे समय बाद ही नई वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको उत्तराखंड की पुलिस में। तो दोस्तों जी जान लगा दो, अगर भर्ती चाहिए तो, या जान लगा दो या फिर जाने दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।